हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे? ऑल गुड? सब बढ़िया चल रहा है? टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। जितनी एक्टिविटी के साथ, जितने जोश के साथ अपने मन को बोलो कि यार ये टॉपिक है, ये मुझे करना है, ये मुझसे हो जाएगा, तो वो चीज आराम से हो जाएगी। कोई भी चीज अचीव करने से पहले जो एक्चुअल जो अचीवर्स होते हैं, वो मन में सारी चीज पूरी दोहरा के उसको कैसे अचीव करना है पूरी चीज इमेजिन करके देखते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं और वो चीज हासिल कर लेते हैं। तो तुम्हें भी यही चीज करना है। सो विद दिस नोट, योर अग्रिम सर वेलकम्स यू टू कंप्लीट चैप्टर ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 2 से 3 क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाते हैं यहां से, तो 10-12 मार्क्स मिल सकते हैं। 10-12 मार्क्स मतलब तुम्हारी रैंक हजारों में ऊपर नीचे हो सकती है। तो बहुत ध्यान देना है इस चैप्टर के ऊपर। इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की, तो इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया है। एनसीईआरटी ने कहा कि आपके माइक्रोब्स घर गृहस्थी के काम में काम आते हैं, हाउस होल्ड में काम आते हैं। ये माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। इंडस्ट्रीज की जब एनसीईआरटी ने बात करी, तो एनसीईआरटी ने बताया कि इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने के काम आता है। इंडस्ट्रीज में ये एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आते हैं। इंडस्ट्रीज के ही अंदर ये ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने के काम आते हैं। इंडस्ट्री के ही अंदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आते हैं और इंडस्ट्री के ही अंदर एंजाइम्स भी आते हैं। इतनी सारी चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कराते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। इसके अलावा फिर एनसीईआरटी ने कहा कि ये जो माइक्रोब्स है, इसको गंदे पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट का टॉपिक दिया एनसीईआरटी ने। सीवेज ट्रीटमेंट के बाद एनसीईआरटी ने बताया कि आप बायोगैस प्रोडक्शन करा सकते हैं इससे। उसके अलावा एनसीईआरटी ने बताया कि आप बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में इनको यूज कर सकते हैं। और लास्ट चीज एनसीईआरटी ने बताई कि आप इनको बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन बायोगैस, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। इन सबको एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। जब एनसीईआरटी ने बात करी हाउस होल्ड की, तो हाउस होल्ड के अंदर हम दही खाते हैं, कर्ड खाते हैं। तो कर्ड के अंदर एनसीईआरटी ने कहा लैक्टोबैसिलस काम करते हैं। अब ये जो लैक्टोबैसिलस हैं, कर्ड में विटामिन B12 कंटेंट बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ यही लैक्टोबैसिलस हमारे अंदर जाके, इसको कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब अगर दिखेगा हमारे अंदर, तो ये उसको मार डालेगा हमारे लिए। तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, तो बहुत सारे लोग होंगे जिसको डोसा और इडली खाना पसंद है। अब डोसा और इडली में क्या होता है, फर्मेंटेशन होती है। कभी घर में मम्मी पापा कोई भी जिसको कुकिंग का शौक है उनसे पूछना डोसा इडली कैसे बनता है, तो आपके पास दाल और चावल का घोल बनाते हैं, उस घोल को छोड़ देते हैं फर्मेंट होने के लिए, फिर उसमें से डोसा या इडली बनाया जाता है। तो यहां पे एनसीईआरटी ने कहा कि बैक्टीरिया का रोल आता है डोसा और इडली बनाने के लिए। इसके अलावा ब्रेड बनाने के लिए, जहां पे भी ब्रेड मेकिंग होती है, बेकरी वाली चीज होती है, तो वहां पर हमारा फंगस का रोल आता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसियाई। इसका रोल देखने को मिलता है, बेकिंग में काम आता है, तो इसे कहते हैं बेकर्स ईस्ट। ईस्ट बोल दिया तो पता चल जाना चाहिए कि ये फंजाई है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डोसा और इडली
ल्यूकोनोस्टॉक नाम के बैक्टीरिया से फर्मेंट होता है, लेकिन वो ल्यूकोनोस्टॉक एनसीईआरटी में नहीं है, तो नीट में भी नहीं आएगा। लेकिन ये लिखा है कि हाँ बैक्टीरिया इसके लिए काम करता है। एक रोटी होती है, कई बार आपने सुना होगा खमीरी रोटी, या फिर भटूरे खाते हैं, घर का भटूरा पतला पतला, बाजार का भटूरा मोटा मोटा। तो ऐसे कैसे हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि बाजार वाले अपने भटूरे का आटा रात को लगा के रखते हैं और रात को ईस्ट उसमें एक्टिविटी करके CO2 रिलीज करता रहता है। CO2 रिलीज की वजह से जो ब्रेड का डो होता है, वो जो आटा लगा होता है, वो फ्लफी हो जाता है, इसलिए ब्रेड इतनी फ्लफी होती है। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन करा के CO2 रिलीज करा के गैस रिलीज करके डो को स्वेल करा देता है। दैट इज यूज्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेकिंग। इनो का पाउडर डाल के केक बनाते हैं, क्यों? इनो से CO2 रिलीज होती है तो वो केक फ्लफी हो जाता है। इसके अलावा जापान, कोरिया, सिंगापुर, चाइना, इनको हम बोलते हैं ईस्ट एशिया, इन सब जगह पे सोयाबीन, बैम्बू और फिशेस, इन सब को फर्मेंट करके यूज किया जाता है। कितने हो तुम सारे? तुम में से कितने लोग होते हैं जिनको चाइनीज खाना खाना पसंद है, नूडल्स खाना पसंद है, और उसमें एक ब्राउन कलर की सॉस डलती है, सोया सॉस? तो वो जो सोया सॉस है एक्चुअली में इट इज सोया सॉस। थोड़ा फैंसी अगर बोलो ना, सोया सॉस, तो वो जो सोया सॉस है वो सोयाबीन के फर्मेंटेशन से बनती है। हमारे घर में नॉर्मल अचार मिलते हैं, वहां जाओगे तो फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स, फर्मेंटेड फिशेस को यूज किया जाता है। ठीक, तो दही जमाने के लिए, डोसा इडली बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए सोयाबीन, बैम्बू और फिशेस को फर्मेंट करके रखने के लिए हाउस होल्ड में इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा साउथ इंडिया में एक अल्कोहलिक बेवरेज मिलती है टॉडी नाम की। मिलती झारखंड में भी है, बिहार में भी है, लेकिन साउथ इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही मिलती है। ताड़ी के पेड़, पाम की एक पेड़ होते हैं, पाम के सैप को ईस्ट से ही फर्मेंट कराते हैं तो तौड़ी नाम की ड्रिंक आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी जो हाउस होल्ड पर्पसेस में, माइक्रोब्स को एज हाउस होल्ड यूसेज में इन सब के रोल के लिए यूज किया जाता है। इंडिया में कम कॉन्सेप्ट है चीज का, लेकिन बाहर तो बहुत कॉन्सेप्ट है। 300 से ज्यादा वैरायटी ऑफ चीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। यहां पे चीज की जो वैरायटी एनसीईआरटी ने बताई है वो है स्विस चीज। स्विस चीज के बारे में एनसीईआरटी ने बताया कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए, जो स्विस चीज, टॉम एंड जेरी में जो चीज देखते थे बड़े बड़े होल्स वाली, अगेन CO2 रिलीज की वजह से ही वो होल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो स्विस चीज वो वाली चीज है जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए से आती है। इसके अलावा रॉकफोर्ट चीज और कैमेम्बर्ट चीज है, ये दोनों पेनिसिलियम फंगस की स्पीशीज से आती हैं। पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाए से कैमेम्बर्ट चीज, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाए से रॉकफोर्ट चीज। तो ये है सारा का सारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। अब इंडस्ट्री में इतनी सारी चीजें दिख रही हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें इंडस्ट्री के अंदर, तो वी कैन हैव अल्कोहल। अब कुछ अल्कोहल होती है जो बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस के यूज हो जाती है। डिस्टिलेशन एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, उससे अल्कोहल कंसंट्रेट होता जाता है। तो कई ड्रिंक्स है जो बिना डिस्टिलेशन के होती हैं, और कई अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जिन्हें प्रॉपर डिस्टिलेशन के बाद अच्छे से अल्कोहल प्योरीफाई करके यूज किया जाता है। तो हमारा वाइन और हमारी बियर, ये दोनों बनती हैं विदाउट डिस्टिलेशन। और रम, जिन, विस्की, वोडका, ये सब आते हैं आफ्टर डिस्टिलेशन। तो जो आफ्टर डिस्टिलेशन आते हैं
इनके अंदर अल्कोहल परसेंटेज ज्यादा होती है, और जो बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं कंपैरिजन करेंगे तो दे हैव लेस अल्कोहल परसेंटेज। एनसीईआरटी ने कहा है कि फर्मेंटर नाम की मशीन होती है जिसमें ये बनते हैं, और दारू बनाने के लिए सबसे कॉमन जो मेंबर यूज होता है दैट इज अगेन योर सैक्रोमाइसिस। दारू बनाने की प्रोसेस को ब्रूइंग कहते हैं, तो इसलिए इसे ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है, वही सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। तो ब्रूअर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट दोनों इसी का नाम है। 11th में रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराता है, इथेनॉल भी बनाता है, CO2 भी बनाता है। तो जो CO2 वाली चीज है वो वाला पर्पस बेकिंग में काम आया, जो अल्कोहल वाली चीज है वो अल्कोहल बनाने में और टॉडी बनाने में काम आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्कोहल का कॉन्सेप्ट। फिर आती है एंटीबायोटिक्स की कॉन्सेप्ट। एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। डिस्कवरर का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये काम किस पे कर रहे थे? काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। और इन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश, एक बर्तन ऐसा है जिसमें एक फंगस उग रही है। उस फंगस को उन्होंने देखा तो वो फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम की और भी स्पीशीज होती हैं जिससे ये एंटीबायोटिक आता है, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस। उन्होंने ये देखा कि यहां पर एक फंगल इंफेक्शन है पेनिसिलियम नोटेटम का, और इसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा। तो देखा कि इससे जो केमिकल निकलता है उसका नाम पेनिसिलिन है, और उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया। लेकिन इसी पेनिसिलिन का, ये जो पेनिसिलिन है इसका फुल पोटेंशियल was discovered by फ्लोरी एंड चेन। चेन, फ्लोरी और फ्लेमिंग, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था अपनी डिस्कवरी के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये डिस्कवरी हुई थी, तो अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन बहुत काम किया। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन थे जिससे पेनिसिलिन ने उनको बचा लिया। फिर एनसीईआरटी ने तुमसे पूछा है कि क्या कोई और एंटीबायोटिक तुम्हें पता है? तो तुमने नाम सुने होंगे एरिथ्रोमाइसिन, तुमने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तुमने नाम सुना होगा क्लोरेमफेनिकोल, तुमने नाम सुना होगा टेट्रासाइक्लिन। तो ये सारे के सारे जो हैं ये भी एंटीबायोटिक्स हैं, और ये आते हैं एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस। इस बैक्टीरिया से ये सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं, और पेनिसिलियम एक फंजाई है जिससे पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था। ये पहला एंटीबायोटिक था, बाद में और एंटीबायोटिक्स नेचुरल सोर्सेज से डिस्कवर होते आए। तो ये हो गया हमारा एंटीबायोटिक्स वाला पॉइंट। फिर एनसीईआरटी ने इंडस्ट्रीज में बोला ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, नेचुरली प्रोड्यूस्ड एसिड्स। तो आपके पास एसिटिक एसिड आ सकता है,
आपके पास ब्यूटायरिक एसिड आ सकता है, आपके पास लैक्टिक एसिड आ सकता है, हमारे पास इन सब के अलावा इथेनॉल का प्रोडक्शन हम लिख चुके हैं। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो जो हमारा सारा का सारा एसिटिक एसिड है ये आता है एसिटोबैक्टर एसिटाई से। ब्यूटायरिक एसिड आता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम से। कई जगह ब्यूटायरिकम की जगह ब्यूटाइलिकम लिखा होता है। लैक्टिक एसिड आता है हमारा लैक्टोबैसिलस से। इसके अलावा हमारे पास सिट्रिक एसिड आता है एस्परजिलस नाइजर से। सिट्रिक एसिड कमर्शियली आपके विनेगर के लिए यूज किया जाता है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स की लिस्ट में एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अब अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें ये खुद से मेमोराइज करना पड़ जाएगा। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है और ये फंजाई है। तो आपके पास जो ऑर्गेनिक एसिड्स वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये सब आते हैं। फिर आए हमारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जब हम बात करते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल की तो डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस सुन लो। जब आप बात करते हो एंटीबायोटिक की तो एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिससे बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, तो वह है आपका एंटीबायोटिक। जब आप बात करते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल की तो ये नॉन ह्यूमन सोर्स से आया हुआ केमिकल है। नॉन ह्यूमन सोर्स से आया हुआ केमिकल है जो ह्यूमंस के लिए फायदेमंद है, तो उनको कहते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए की अगर हम बात करते हैं तो इम्यूनो सप्रेसेंट लिखा है एनसीईआरटी ने। इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है। अब ऐसी भला कौन सी कंडीशन आ गई जब इम्यून रिस्पॉन्स कम करने की जरूरत पड़ जाती है? तो आपको पता है कई ऑर्गेनिजम्स, कई ह्यूमंस होते हैं जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। लिवर का ट्रांसप्लांट हुआ या किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, किसी और की किडनी या किसी और का लिवर उनमें आता है। अब बॉडी सेंस कर सकती है कि ये मेरे सेल्स नहीं है, तो यूजुअली किसी क्लोज रिलेटिव का जिससे सारी टिश्यू मैचिंग होती है उनके टिश्यूज लिए जाते हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है कि बॉडी पता लगा लेगी कि ये खुद के सेल्स नहीं है, तो वो जो आपको बाहर से ऑर्गन लगा है बॉडी उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो आपकी जान तो जा ही सकती है, साथ में ऑपरेशनल कॉस्ट जो लगता है वो भी आपका डैमेज हो सकता है। दोनों ही चीजें हैं, तो इसलिए फिर वो लाइफ लॉन्ग साइक्लोस्पोरिन ए की टैबलेट खाते हैं जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स दबा रहे। जब हम बात करते हैं इसकी सोर्स की तो साइक्लोस्पोरिन ए का जो सोर्स है हमारा फंगल सोर्स जो है उससे ये हमारा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल निकल के आएगा, विच इज योर साइक्लोस्पोरिन ए। नाम अभी लिख के बताता हूं, एकदम से मेरे दिमाग से स्लिप हुआ पड़ा है। दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एनसीईआरटी ने बताया है स्टैटिन। आ गया भाई याद? हो जाता है कई बार ऐसा मेरे से भी। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम,
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस उसका सोर्स है। स्टैटिन ब्लड में कोलेस्टेरॉल के लेवल को कम करता है। ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट है आपके स्टैटिन्स। जो एंजाइम कोलेस्टेरॉल सिंथेसाइज करता है ये कॉम्पिटिटिवली वहां जाके बैठता है और उस एंजाइम को काम करने से रोक देता है। इसका सोर्स है हमारा मोनास्कस परप्यूरियस। ये भी एक टाइप का ईस्ट है। ट्राइकोडर्मा ईस्ट नहीं है लेकिन नॉर्मल फंजाई है। ईस्ट बोलने का मतलब 11th में हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर फंगस। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी सिंगल सेल्ड होता है, मोनास्कस परप्यूरियस सिंगल सेल्ड होते हैं। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में वी हैव साइक्लोस्पोरिन ए, वी हैव स्टैटिन। और एनसीईआरटी अगर हम देखते हैं तो एनसीईआरटी ने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में स्ट्रेप्टोकाइनेज भी दिया है। अब आपको पता है जब ये एज वाले वर्ड आते हैं तो पता चल जाता है कि हम किसी एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो एंजाइम को तो हम अलग से लिखेंगे ही अभी, ठीक है। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हो गए। नेक्स्ट हम जाते हैं एंजाइम के लिस्ट पे। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मैंने कहा था बस एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ह्यूमंस बनाते नहीं है बट ह्यूमंस के लिए फायदेमंद है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज की अगर हम बात देखें एनसीईआरटी की तो इट कम्स फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। सीधे सीधे ध्यान रखो, के से काइनेस, क से कोकस। स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं है यहां पे, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस, के की साउंड आ रही है। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज हैं ये हमारे क्लॉट बस्टर्स हैं। कहीं पे भी ब्लड क्लॉट बन जाता है तो ये ब्लड क्लॉट को तोड़ने के काम आते हैं। इसके अलावा पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, फ्रूट जूसेस को साफ करने के लिए पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। इसके अलावा लाइपेजेस, लिपिड डाइजेस्टिंग, तो इनका बहुत सारा यूज डिटर्जेंट्स में किया जाता है, कपड़े धोने में। तो ये सारा का सारा दिया एनसीईआरटी ने एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट। फिर आता है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। जो भी म्यूनिसिपैलिटी का गंदा पानी होता है उसे कहा जाता है सीवेज। तो जहां पे सीवेज का ट्रीटमेंट होता है उन जगहों को कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी। अब यहां पे एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से बहुत चीजें बताई हैं। उन्होंने बताया कि पहले सारा का सारा जो वेस्ट है उसका सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में छन्नियां लगी होती हैं बड़ी बड़ी, इन छन्नियों से सारा का सारा जो कूड़ा है वो फिल्टर होके आता है। जैसे छन्नियां होती है ना, छन्नियों का साइज छोटा होता जा रहा है, तो ऐसे ही यहां पे छन्नियों का साइज छोटा होता जा रहा है। बड़े बड़े जो गटर्स होते हैं उन गटर्स के अंदर लोहे की ऐसे जालियां लगी होती हैं, साइज छोटा होता जाता है। तो बड़ा कूड़ा, उससे छोटा कूड़ा, उससे छोटा कूड़ा, धीरे धीरे सब छनता जा रहा है। और सब कुछ छनने के बाद ये सारी चीजें एक बहुत बड़े से टैंक में आ जाती हैं। तो यहां से यहां पर एनसीईआरटी ने कहा आपका चल रहा है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। चीजें फिल्टर हो रही है इन अ सीक्वेंस, बड़े से छोटे में सीधे साफ होती जा रही हैं।
फिर सारा का सारा गंदा पानी यहां आके डिपॉजिट हो जाता है। सारा सीवेज यहां आके गिर गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इस टैंक का नाम एनसीईआरटी ने दिया है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इस पानी में जितने कंकड़ पत्थर हैं वो सारे कंकड़ पत्थर नीचे जमा हो जाते हैं, तो इसको बोला प्राइमरी स्लज। स्लज मतलब कूड़ा करकट। तो सारे कंकड़ पत्थर इसमें आ गए, और अब जो सारा फ्लोटिंग पार्ट है इसको बोल दिया प्राइमरी इफ्लुएंट। तो यहां से लेके अभी तक जो मैंने प्रोसेस पढ़ाई है इसे कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो गया, और यहां पर हुआ हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट मतलब कोई चीज नीचे बैठ जाना। तो जो पार्ट सेडिमेंट हो गया वो प्राइमरी स्लज, जो फ्लोटिंग पार्ट है उसे बोला प्राइमरी इफ्लुएंट। इस सारे इफ्लुएंट को आगे पास किया जाता है। अब जो ये दूसरे वाले टैंक लगे हैं, इन टैंक्स के अंदर इस तरीके से कुछ चीज बनी होती है। ये वाला जो टैंक है ये है बहुत बड़ा सा एरेशन टैंक। इसमें ये लगा होता है एयर पंप, जो फ्रेश एयर को इस टैंक के नीचे वाले साइड में भेजता है, और यहां लगे होते हैं मोटर से ऑपरेटेड बड़े बड़े पैडल्स। जैसे तुम लस्सी बनाते हो तो मथनी डाल के मथते हो उसको, वैसे ही बड़े बड़े मैकेनिकल एजिटेटर, बड़े बड़े मिक्सर लगे हुए हैं इसके अंदर। और इसी के साथ में ये वाला है हमारा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। तो जितना प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको यहां भेज दिया। सारे के सारे प्राइमरी इफ्लुएंट को भेज दिया यहां पर। ये जो बड़े बड़े पैडल लगे हैं ये उस पानी को मिक्स करते रहते हैं। एयर पंप से फ्रेश एयर नीचे की तरफ आती रहती है। अब इससे होता क्या है, इससे इस पानी में मिलने वाले जो भी बैक्टीरिया और फंगस हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। उनको कहा जाता है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स आर एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्लस फंजाई, जो इस पानी में पहले से थे। आपने ऑक्सीजन दे दे के इनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दी है। इस पानी में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, गंध है, जिसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट इनके नंबर बहुत कम थे। आपने फ्रेश ऑक्सीजन दे दे के इनको बोला खाओ, जितना खाना खाना है इस पानी में खाओ, तो सारा ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट होने लग जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट होगा बीओडी कम हो जाएगी। बीओडी थी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो गिरने लग जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड कम होने का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है, खाना कम होता जा रहा है। तो जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूशन, बीओडी का लेवल कम, पॉल्यूशन का लेवल कम। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया और फंगस का ग्रुप फ्लॉक कहलाता है। ऑक्सीजन मिलती जा रही है, अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करके जितना ऑर्गेनिक मैटर है खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा। एक टाइम बाद ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा। उसके बाद इस सारे प्राइमरी इफ्लुएंट को फिर भेजा जाएगा यहां पर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। फिर से सेडिमेंटेशन का इवेंट चलेगा। अब जो चीज सेडिमेंट हो गई है
जो चीजें नीचे बैठ गई हैं इसे बोला गया एक्टिवेटेड स्लज। सारे फ्लॉक्स इसमें आ चुके हैं और अब जो ऊपर का फ्लोटिंग पार्ट है इसे कहते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट। सारा का सारा एक्टिवेटेड स्लज जो है इसको भेज देंगे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। स्लज डाइजेस्टर एनारोबिक कंडीशन में आपको बायोगैस बना के दे देते हैं और ये सेकेंडरी इफ्लुएंट है। इसको अब आप सेफली आसपास जो भी वाटर बॉडी है उसमें निकाल सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो सेकेंडरी इफ्लुएंट का टर्शरी ट्रीटमेंट करा के उसको एकदम प्योर वाटर में चेंज कर सकते हैं। जो हमारा ये दोनों पार्ट है, एरेशन टैंक और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, यहां से यहां तक का सारा पोर्शन ये कहलाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज हुआ है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो यह है सारा एनसीईआरटी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, एरेशन से फ्लॉक्स को ग्रो कराया, उसने ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट करके सारा पोल्यूशन लेवल कम कर दिया, भेज दिया दूसरे टैंक में। फ्लॉक्स सारे सेटल डाउन हो गए, उनको इकट्ठा करके बायोगैस के लिए भेज देते हैं और कुछ फ्लॉक्स यहां भेज दिए जाते हैं। कुछ फ्लॉक्स को जैसे दही जमाने के लिए मम्मी बोलती है ना, जामन का दही ले आओ, थोड़ा सा दही लाओ, बाकी दूध डाल दो, दही जम जाएगा। बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा जो एक्टिवेटेड स्लज है वो एज इनोक्यूलम स्टार्टर एरेशन टैंक में डालते हैं कि फ्लॉक्स की डेवलपमेंट फास्ट की जा सके। गवर्नमेंट ने नदियों को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये सब निकाल के रखे हुए हैं। तो यह है सारा सीवेज ट्रीटमेंट। फिर आता है हमारे पास बायोगैस। बायोगैस की बात करते हैं तो पहली बात एनसीईआरटी ने खुद कहा है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। CH4 भी है, CO2 भी है, H2 भी है, N2 भी है, H2S भी है, एटसेट्रा, सब कुछ है। बट जो मेजर गैस है इसमें वो है हमारी मीथेन गैस। दिस इज द मेजर गैस इन बायोगैस। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो IARI और KVIC ने इंडिया में बायोगैस को प्रमोट करना स्टार्ट किया। बायोगैस के लिए बहुत जरूरी है गोबर का यूज, इसलिए बायोगैस को बहुत कॉमनली गोबर गैस भी कह देते हैं। गोबर इसीलिए क्योंकि इसमें नेचुरली मीथैनोबैक्टीरियम मिलते हैं। मिथैनोबैक्टीरियम इज अ टाइप ऑफ मीथैनोजेन। मिथैनोजेन इज अ टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। तो गोबर में नेचुरली होते हैं, तो गोबर डाल के चीजों को सारा किया जाता है। बायोगैस में एनसीईआरटी ने बताया है कि 10 to 15 फीट डीप, जमीन से 10 से 15 फीट गहरा। क्वेश्चन में ध्यान देना, 10 to 15 फीट का कंक्रीट टैंक होता है। इस टैंक के अंदर एक इनलेट होता है, यहां से सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है अलोंग विद द गोबर एंड पानी। वो सारा अंदर जाता जाएगा। नीचे के लेवल पे इनलेट है इसका और ये ऊपर का लेवल आउटलेट है, और ऊपर
एक फ्लोटिंग कवर होता है। फ्लोटिंग कवर बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कुकर के ऊपर सीटी होती है, प्रेशर आता है, सीटी उठती है, और प्रेशर आता है, गैस प्रेशराइज्ड होकर बाहर निकलती है। ऐसे ही 10 से 15 फीट कंक्रीट टैंक के अंदर आप सारा का सारा वेस्ट डालते हो, यहां से वेस्ट आता जाता है, पुराना वेस्ट ऊपर उठता जाता है, और गोबर डाला है तो मिथानोबैक्टीरियम है, वो मिथानोबैक्टीरियम अंदर मिथानोजेनेसिस, मीथेन जनरेट कराता है। फ्लोटिंग कवर ऊपर उठता जाता है, फिर गैस प्रेशराइज होके पाइपलाइन से जाने लगती है, यहां से सारा वेस्ट निकलता है, उससे फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में एज मैन्योर आप वापस यूज कर सकते हैं। तो ये है सारा का सारा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बायोगैस। बायो कंट्रोल, जब हम बात करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट की, व्हेन वी टॉक अबाउट बायो कंट्रोल, तो बायो कंट्रोल इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीजों को यूज करेंगे, कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल यूज नहीं किया जाएगा, तो वो कहलाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बायो कंट्रोल का मतलब है आप बायो पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे। केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज नहीं किया जाता, बायो पेस्टिसाइड यूज होगा, बायो हर्बिसाइड यूज होगा। आप नेचुरल चीजों को यूज करके ही चीजों को कंट्रोल करेंगे तो कहलाता है बायो कंट्रोल। इसी बायो कंट्रोल में एक और चीज का ध्यान रखा जाता है, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यह समझाता है कि हार्मफुल कीड़े को जड़ से मारने की कोशिश ही मत करो। केमिकल डाल के पहले हार्मफुल जो केमिकल इंसेक्ट होते थे उनको जड़ से मार दिया जाता था, लेकिन कई बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी उस केमिकल से मर जाते थे और नुकसान होता था। तो साइंटिस्ट ने कहा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंटीग्रेट करके, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करके पेस्ट को मैनेज करो। तो आप बायो कंट्रोल को यूज करेंगे, हार्मफुल इंसेक्ट को बैलेंस में या उतना रखेंगे कि वो आपके पौधों को हार्म ना कर पाए, ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, केमिकल्स यूज नहीं करने हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में एनसीईआरटी ने लिखा है, इट फोकसेस टू कीप द हार्मफुल पेस्ट अंडर चेक बाय नेचुरल बायो कंट्रोल मेथड्स। कंप्लीट इरेडिकेशन का मतलब ही नहीं रखते, ये केमिकल यूज करना ही नहीं है, नेचुरल तरीके से हार्मफुल वाले को कंट्रोल में रख दो वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बायो कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने कहा दैट ड्रैगन फ्लाई कैन फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, तो बिना केमिकल के ड्रैगन फ्लाई छोड़ दो, मॉस्किटो लार्वा को मार डालेगा। इसके अलावा एनसीईआरटी ने कहा कि जो हमारे बीटल की एक वैरायटी होती है लेडी बग, लेडी बग भी कहते हैं, उसे लेडी बर्ड भी कहते हैं, ब्लैक कलर की होती है विद रेड मार्किंग्स। तो जो लेडी बग्स होते हैं वो नेचुरली एफिड्स को किल कर देते हैं। एफिड वो इंसेक्ट है जो ब्रासिका और दूसरे फ्रूट्स वाले पेड़ों को बहुत हार्म करता है। एनसीईआरटी ने कहा कि एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, इसको यूज करके कॉटन बॉल वर्म्स को आप कंट्रोल में रख सकते हो। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस के अंदर एक जीन होती है जिससे एक प्रोटीन निकलता है, वो अगर इंसेक्ट के लार्वा के अंदर चला जाए तो वो टॉक्सिन एक्टिवेट होकर इंसेक्ट की सारी जो लार्वा है, जो गट है अंदर, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इमेजिन करो तुम्हारे अंदर जो सारा गट है, माउथ, तुम्हारा फूड पाइप, तुम्हारे स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रिया, ये सब, मान लो तुमने तेजाब पी लिया तो क्या होगा, अंदर से सारा जल जाओगे। तो सेम चीज यहां पर होता है। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस एक टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन से इंसेक्ट का लार्वा मर जाता है। फिर इन बायो कंट्रोल्स में एनसीईआरटी ने बताया ट्राइकोडर्मा नाम का फंगस
बहुत सारे रूट बॉर्न पैथोजेंस को मार देता है। पेड़ों के पास जाता है, कहता है मुझे खाना दे देना, मैं तुम्हारे लिए आसपास जितने भी पैथोजेंस है उसको मार डालूंगा। तो ये वो काम कर सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस ये बिलोंग करता है बैक्यूलो वायरस कैटेगरी को। जैसे तुमने आज तक सबसे कॉमन सुना है बैक्टीरियोफाज, ऐसा वायरस जो सिर्फ बैक्टीरिया को मारता है, ऐसे ही बैक्यूलो वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो खाली आर्थ्रोपोड्स को मारते हैं। उसके अंदर कैटेगरी है, उसके अंदर जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स को हार्म करता है, बाकी किसी को हार्म नहीं करता। तो ये सारे बहुत सारे वैरायटीज हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में एनसीईआरटी ने नाम दिया है कॉकिनियल इंसेक्ट का, कि ये कॉकिनियल इंसेक्ट प्रिकली पियर कैक्टस को नेचुरली कंट्रोल में लेके आते हैं। तो ये है सारा का सारा हमारा बायो कंट्रोल मेथड। कोई भी केमिकल यूज नहीं किया, बिना केमिकल्स के आपने किसी हार्मफुल चीज को कंट्रोल में ले आए। तो ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल्स मॉस्किटो लार्वा, लेडीबग कंट्रोल एफिड्स, Bacillus thuringiensis controls bollworms, Trichoderma controls many root-borne pathogens, Nucleopolyhedrovirus controls many insects and other arthropods. तो ये था सारा बायो कंट्रोल। फिर हमने कहा बायो कंट्रोल के बाद लास्ट बचा हमारा बायो फर्टिलाइजर। जब हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की, तो ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही कॉन्सेप्ट है। बायो कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइजर्स बिलोंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिना केमिकल वाले फर्टिलाइजर हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं। तो ये जो नेचुरल फर्टिलाइजर की लिस्ट है, इसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ सकते हैं, एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी, Oscillatoria blue green algae. All of them are blue green algae. Blue green algae नाइट्रोजन फिक्सेशन रखने की काबिलियत रखते हैं। तो बैक्टीरिया के लिस्ट में ये सारे मेंबर्स हैं जो बहुत काम कर सकते हैं। इनके अलावा फंजाई की अगर हम बात करें, तो फंजाई एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है जिसको कहा जाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ द प्लांट एंड फंगस। पेड़ों की जड़ और फंगस एक कॉम्बिनेशन बनाता है। तो इसमें पाइनस, ऑर्किड आ सकते हैं। ऑर्किड ग्लोमस नाम के फंगस के साथ सिम्बायोसिस करता है, एंड बोलेटस नाम का फंगस है जो पाइनस के साथ काम कर सकता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में एनसीईआरटी ने दिया है ये वाली चीज। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में एनसीईआरटी ने ये समझा के दिया है अच्छे से कि आपके पास पाइनस जो है बिना माइकोराइजा के ग्रो नहीं कर सकता। इसके अलावा अजोला हमारा टेरिडोफाइट है। अजोला के साथ एनाबीना की एक स्पीशीज आती है, तो अजोला बायो फर्टिलाइजर का काम कर जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की ही लिस्ट की अगर हम बात करें, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा मिनरल न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं राइजोबियम लेग्यूम्स के साथ आता है, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूम्स के साथ आता है। इसके अलावा टॉलीपोथ्रिक्स और ओलोसेरा भी हैं।
ये दोनों भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, बट दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर राइस फील्ड्स। अजोला को भी देखा गया है कि चावल के खेती में यूज किया जाता है। चावल की खेती में एक पॉइंट आता है जब चावल को डीप वाटर में रखा जाता है, वहां अजोला ग्रो कराते हैं। अजोला की रूट्स में एनाबीना अजोली आके रहने लगता है, तो पूरा पानी नाइट्रोजन रिच हो जाता है। ऐसे ही चावल के खेतों में फ्री लिविंग टॉलीपॉथ्रिक्स और ओलोसेरा हैं, उनको ग्रो करा लो तो भी नाइट्रोजन रिच हो जाता है। उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी की लिस्ट में एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया फ्री लिविंग फॉर्म में उगा लो तो भी कर सकते हैं। सिम्बायोटिक फॉर्म में राइजोबियम और फ्रैंकिया आते हैं, राइजोबियम लेग्यूम्स के साथ और फ्रैंकिया नॉन लेग्यूम, जैसे एल्नस है, कैजुअराइना है, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनके साथ फ्रैंकिया आ सकता है। तो ये सारे तरीके हमें दिख रहे हैं जिनसे इनकी हेल्प से सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो एनरिच किया जा सकता है। तो यह है सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो माइक्रोब्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो यही होती हैं। हाउस होल्ड में यूज होते हैं अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, एंजाइम्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बायोगैस बनाने के लिए, बायो कंट्रोल के लिए और बायो फर्टिलाइजर के लिए। ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अच्छे से इसको याद करना और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बड़े आराम से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन निकालो और अपने मार्क्स लेके बैठ जाओ। टिल देन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।